साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। क्या साल 2014 से पहले भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया? अब ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, इसके लिए आपको भाजपा के कद्दावर नेता और देश के नंबर 1 प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। अब ये बयान जब सुनाऊंगा तो मैं इसकी पड़ताल भी करूंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने डिबेट के दौरान जो सवाल उठाए उस पर मंथन करना जरूरी है। सवाल यह भी है कि क्या बात ही बात में जैसे नेता अक्सर कह देते हैं, क्या वैसे ही उन्होंने कह दिया? लेकिन मेरा मानना है कि सुधांशु त्रिवेदी एक पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, उनमें काफ़ी डेप्थ है, वो काफ़ी रिसर्च करते हैं। ऐसे में उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा, ये संभव नहीं है। तो अब मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ? मंदिर, मस्जिद, शिक्षा, रहन सहन, शादी ब्याह, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा व्यवस्था में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, इसमें तो हम सब पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तुलना करूँगा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था और मदरसा शिक्षा व्यवस्था की। और आप याद रखिए कि वैसे तो ये जो दोनों बातें हैं ना, ये तुलना करने योग्य नहीं है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था तो वहाँ तो लिबरल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, मतलब ज्ञान विज्ञान के साथ योग, संगीत, कला, आध्यात्म आदि आदि। जबकि मदरसों में जो व्यवस्था है वहाँ तो सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई होती है। लेकिन फिर भी आप आंकड़े देखिए, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1850 तक, साल 1850 याद रखिएगा, भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। 1850 में 7,32,000 गुरुकुल, और देश में उस समय 7,50,000 गांव थे। यानी अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल की व्यवस्था थी, और ये था भारत में शिक्षा का स्तर। आप ये समझ लीजिए, और आप ये आंकड़े भी देखते चले जाइएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही ये बात कह रहा हूँ। लेकिन आज भारत के गांव में गुरुकुल लगभग खत्म हो चुके हैं, और पूरे देश में गुरुकुल की संख्या सिर्फ 4,000 रह गई है, सिर्फ 4,000। अब याद रखिए कि गुरुकुल की व्यवस्था जब खत्म हुई तो क्या हुआ, गांव में इसकी व्यवस्था जो है वो मदरसों ने ले लिया। आप मदरसों के आंकड़ों को देखिए। आज़ादी के समय देश में सिर्फ 88 मदरसे थे। 1947 की बात बता रहा हूँ। लेकिन 2006 में, अभी जो आंकड़े मुझे मिले मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ, साल 2006 में मदरसों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई, और यह संख्या देश भर में जो कुल गांव की संख्या है उसके लगभग बराबर है। यानी हर गांव में एक मदरसा। अब आप कहेंगे, मतलब आप तो ये कहेंगे ना कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने सही ही कहा है। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। यही नहीं, मदरसों में क्या शिक्षा दी जाती है ये कौन नहीं जानता है। मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई होती है, और वो भी आज़ादी के बाद सरकारी खर्चों पर यह पढ़ाई की जाती रही। लेकिन अब आप याद रखिए, हाल ही की एक घटना बताता हूं। गुजरात में जब श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाने का फैसला किया गया तो इन लोगों ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया। अब ज़रा सोचिए कि आप सरकारी खर्चे पर कुरान तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन गीता नहीं पढ़ा सकते। अब ये देश का कौन सा धर्म है, ये कौन सा सेक्युलर कैरेक्टर है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि जहां सरकार के खर्चे पर आप कुरान तो पढ़ा सकते हैं लेकिन गीता की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए मतलब सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत को इस्लामिक देश कैसे बनाया गया, इसे लेकर आपको एक और आंकड़ा मैं दिखाता हूँ। प्यू रिसर्च काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी तो मात्र 17 करोड़ है। यही नहीं, भारत में 17 करोड़ मुस्लिमों के लिए जो मस्जिदों की संख्या है वो करीब 7 लाख है। 17 करोड़ के लिए 7 लाख मस्जिदें। अब मान लीजिए कि अगर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की तरह 96 करोड़ होती
तो इस हिसाब से मस्जिदों की संख्या भारत में क्या होती, 35 लाख से 40 लाख के बीच में होती। और अब आप ये भी देखिए कि मंदिर कितने, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में 96 करोड़ हिंदुओं के लिए सिर्फ 20 लाख मंदिर ही हैं। और हालांकि ये भी तुलना करने योग्य नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति, सभ्यता और पूरा जो माने एक विकास है, सिविलाइजेशन का विकास है, वो तो सनातन धर्म का ही विकास है। तो मंदिर तो यहाँ तुलना करने योग्य ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है कि भारत में उस अनुपात में मस्जिदों की संख्या काफ़ी अधिक है और मंदिरों की संख्या सीमित होती जा रही है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि देश के जो मंदिर है ना, वो सरकार कभी भी उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। और मंदिर में जो दान दिया जाता है, जो पैसे आप दान देते हैं ना, वो हर धर्म के लोगों पर सरकार खर्च कर देती है। मतलब आप पैसे दान में मंदिर के नाम पर दे रहे हैं और सरकार हर धर्म के लिए खर्च करती है। यानी मतलब अब आप सोचिए कि मस्जिदों की तुलना कीजिए कि सरकार किसी भी मस्जिद को छू तक नहीं सकती, और मस्जिदों में जो पैसा दान में आता है वो तो भूल ही जाइए कि किसी अन्य धर्म पर सरकार खर्च कर दे, वो छू भी नहीं सकती सरकार। और यही सच्चाई है। अब ये सवाल तो उठेंगे ही ना कि भारत का असली धर्म क्या है। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब सवाल ये भी है कि आखिर भारत में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को क्यों इतनी छूट दी गई। तो इसकी वजह यह है कि इस देश में शरिया कानून का बने रहना, और ये आज़ादी के समय से ही हो रहा है। मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता चला जाऊंगा कि 1947 के बाद इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करके देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने मुस्लिमों को इस देश में खुली छूट दे दी। संविधान सभा में भी इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी। अंबेडकर सहित कई बड़े जो महापुरुष हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, लेकिन नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं होने दिया। वहीं पर प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की ही बात कह रहा हूं, उन्होंने हिंदुओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह नए नए कोड लागू कर दिए, लेकिन मुस्लिमों की इस्लामिक परंपरा को इसी तरह से फलने फूलने दिया। सवाल तो ये भी है कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनने से कौन रोक सकता था। एक बार राजीव गांधी की सरकार में ये मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, और ये मामला था शाहबानो केस का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरिया कानून से ऊपर संविधान है, महत्वपूर्ण है। लेकिन केंद्र की राजीव सरकार ने क्या किया, उसने संविधान को ही बदल दिया और संविधान के ऊपर शरिया को जगह दी। और ये शाहबानो केस आज भी ऐसे कट्टरपंथी लोगों के लिए नज़ीर बना हुआ है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसी साल फरवरी में जब ऐसा ही एक मामला आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने शरिया से ऊपर संविधान को रखा, और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। जब सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं कि 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम महिलाओं का हलाला के नाम पर जमकर उत्पीड़न होता था, और भारत का संविधान उनकी रक्षा नहीं कर पाता था। हलाला के नाम पर कितनी मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, ये तो हर जगह आप देख सकते हैं, रिपोर्टों में देख सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं बता सकती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती थी। भारत में हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत में इस्लामीकरण का काम उस समय रुक गया जब 3 तलाक कानून संसद ने पारित किया। हालांकि इसको लेकर के भी बहुत सारे अवरोध खड़े करने के प्रयास किए गए। आपको याद होगा कितना भयंकर क्या क्या तर्क दिए गए, मतलब ऐसे ऐसे तर्क जो मतलब कहना ही नहीं है। और लेकिन मोदी सरकार फिर भी अडिग रही और उसने 3 तलाक कानून को पास किया। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि मोदी सरकार के आने से पहले मुस्लिम महिलाएं अकेले बिना किसी पुरुष के हज पर जा भी नहीं सकती थी। यह तालिबानी कानून इस देश में चला आ रहा था, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। और आप ये कई सारी रिपोर्टें हैं, आप देख सकते हैं। इस्लामीकरण की इस मुहिम को रोकने का उस समय मौलवियों ने जमकर विरोध किया था। मतलब आप सोचिए कि महिलाएं जा ही नहीं सकती, ये कौन सा कानून है ये।
और इस कानून को मोदी सरकार ने ही खत्म किया। इसी प्रकार लड़कियों की शादी की उम्र जब 21 वर्ष करने की बात आई और इसका प्रस्ताव संसद में पेश किया गया तो सेक्युलर जमात की सभी पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब क्यों किया ये आप समझ सकते हैं। आज ये प्रस्ताव जो है संसद समिति के पास है, लेकिन आप याद रखिए कि मोदी सरकार इस कानून को भी जल्द ही पास करने वाली है। मोदी सरकार से पहले इस देश को छोड़कर पाकिस्तान जा चुके जो लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों को यहां छोड़ दिया, ऐसी देश में कुल 10,000 संपत्तियां थी और इसकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए थी, जिसे कांग्रेसी सरकारों ने अब तक बचा कर रखा हुआ था। लेकिन मोदी सरकार ने कानून बदलकर सारी संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और इसका भी जो ये सेक्युलर जमात की पार्टियां हैं वो विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी आप ज़रूर समझिएगा। आप रिपोर्ट में भी देखते चले जाइए कि कई पार्टियों ने सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद किया इस बिल को लेकर के। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि एक तरफ जहां बाकी देश हिजाब जैसी रूढ़िवादी तालिबानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, कानून बना रहे, वहीं इस देश में कुछ लोग हिजाब को लेकर कट्टरपंथी विचारधारा पनपाने में लगे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो 1947 के बाद इस देश में इस्लामीकरण का काम कर रहे हैं। और एक बात और, इस समय 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी खूब चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? आज इस देश के हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है कि ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो इस देश की सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं, जो मंदिर हैं, जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, जो तोड़ करके उसका स्वरूप बदल दिया गया, उसको वापस हिंदू पा ना सके। सिर्फ इसी वजह से 1991 का वर्शिप एक्ट लाया गया और ये विवादास्पद कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। और ये व्यवस्था क्यों की गई, इसे आप सुधांशु त्रिवेदी के बयान के संदर्भ में समझे, तब समझ में आएगा कि आखिर किस प्रकार से भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया। साथियों, इसमें कोई दो मत नहीं कि साल 2014 से पहले ये देश आंशिक रूप से इस्लामिक देश बन चुका था। 2014 के बाद इस पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई। अब आप एक बात सोचिएगा कि अगर 2014 के बाद मोदी सरकार न आई होती और मोदी सरकार ने ये कदम न उठाए होते तो आज इस देश की क्या स्थिति होती, इस देश का मूल स्वरूप क्या होता, इस पर ज़रूर गंभीरता से विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।